नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2024 का लोकसभा चुनाव और इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो सभी सियासी दलों की हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सफल किसकी तैयारी होगी। दरअसल इस बार थोड़ी सी रणनीति अलग है। इस बार जितने भी सियासी दल हैं, चाहे मैं अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, सिर्फ ज़्यादा राज्यों की बात नहीं करते हैं, 80 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए यूपी की, तो एक तरफ आपका 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, दूसरे अलग अलग क्षेत्रीय दल भी है और सबसे अहम बात जो कि सत्ता में है यानी कि बीजेपी, वो भी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि साइकिल रफ्तार भरे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार बहुत सारे समीकरण अलग हैं। अगर आप देखा जाए तो सभी जो सियासी दल हैं, एक तो महिला वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, दूसरा ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। अब ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना ये है ओबीसी वर्ग के कि भाई हमारी सुन कौन रहा है, हमारी बात कौन सुनेगा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना ये कि हम बैठे हुए हैं सुनने के लिए। उधर दूसरी तरफ महिलाओं की बात होती तो महिलाएं यहाँ पर कहती हैं कि क्या जो हम कहेंगे उसकी सुनवाई होगी। बीजेपी सरकार कहती है हम तो शुरू से सुनवाई के लिए तैयार है और शायद सुनवाई हुई भी है, जिसके चलते 2014 में जो बीजेपी का महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से ज़्यादा जो वोट है वो ख़ासतौर पर जो महिला वोटर्स रही उनका बीजेपी के पाले में गया। तो एक अच्छी खासी रणनीति रही है। अब 2024 के लिए भी बीजेपी यही दाव चलने की कोशिश में है और इसके चलते बीजेपी का मानना ये है कि अगर महिला वोटर्स और ओबीसी वोटर्स हमारे साथ रहते हैं तो फ़ायदा यहाँ पर बीजेपी को सीधे सीधे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी का पीएम फेस हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और उसके अलावा बड़े बड़े फैसले रहे, चाहे 3 तलाक की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप यहाँ पर महिला आरक्षण बिल की बात कर लीजिए, दूसरे शक्ति अभियान रहे हैं, उज्ज्वला योजना रही है, बहुत सारी लखपति दीदी योजना रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे काम बीजेपी करती आई है। तो ये सारे हैं जिससे बड़ी उम्मीदें यहाँ पर बीजेपी ने बांधी हुई है कि इन सभी को धार देकर जब वो महिला वोटर्स के बीच में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सुबोध हैं, सुबोध शर्मा, आगरा से आपके चैनल से जुड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप उसके लिए आप जब जाएंगे यहाँ पर प्राइम न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, उस पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जो भी आपकी बात है वो आप पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज जब 7 बजे हम डिबेट में बैठेंगे तो अलग अलग विपक्षी दल भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम यही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से वो दाव हैं जिसके चलते महिला वोटर्स और ओबीसी वोटर्स को बीजेपी साध पाएगी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी या दूसरी जो सियासी दल हैं वो इन 2 वोट बैंक्स को अपने पाले में ला पाएंगे। यहाँ अगर बीजेपी जो है वो शक्ति अभियान का आगाज़ करती है, शक्ति सम्मेलन का आयोजन करती है, तो उधर समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को साधने के लिए अलग अलग तैयारी ग्राउंड जीरो पर करती हुई नजर आती है। कांग्रेस हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बता चुकी थी क्योंकि ज़्यादातर वोट्स जो हैं या फिर नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ज़्यादातर जो टिकट हैं वो महिलाओं को दिए गए थे और प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके का पूरा एक आगाज़ भी किया था उन्होंने। हालांकि नतीजा बहुत अच्छा नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना यह है कि दबाव था ये 2022 में, जिस तरीके से कांग्रेस ने बहुत सारे जो टिकट थे वो महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, तो उस बाबत एक इनडायरेक्ट प्रेशर बीजेपी पे पड़ गया था और उसी इनडायरेक्ट प्रेशर का नतीजा ये है कि इस सदन के अंदर विशेष सत्र को आहूत करके बाकायदा जो महिला आरक्षण बिल है उसको पास करवाया गया है। और एक तरीके से ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए तो देखिए अलग अलग जो सियासी दल हैं, अलग अलग जो मंच हैं वो अब एक मंच पर हैं। चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे वो अब दूसरे जो राज्य में सत्ता में है या फिर बिना सत्ता के हैं, सभी सियासी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना ये भी है कि दुखिए का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जो बीएसपी है वो भी इस मंच पे आएगी। हालांकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। तो ये सारी चीज़ें हैं
ये सारे एजेंडे हैं। और इसी पर 7 बजे के करीब जब आप और हम मुलाकात करेंगे, जब 7 बजे के करीब हम मिलेंगे प्राइम एजेंडा में, तो इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या वो दाम होंगे जिसके चलते ओबीसी वर्ग जो है और उसके अलावा जो महिला वोट बैंक है वो 2014-2019 में जिस तरीके से समर्थन मिला था बीजेपी को, उसको किस तरीके से बीजेपी 2024 में रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए हाल ही में भी कर्नाटक हाथ से निकला है बीजेपी के, और उसके बाद अभी सबसे अहम चीज़ ये है कि तीन क्या बल्कि 5 है। मैं हिंदी बेल्ट की अगर बात करूँ यहाँ पर तो 3 है, लेकिन टोटल मिलाकर 5 विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम हो गया आपका, और तेलंगाना हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। हालांकि जनता का चुनाव नहीं था, वो एक सियासी गणित था जिसके चलते फिर बीजेपी सत्ता में आई। और सर्वे के हिसाब से ये भी है कि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि इस बार फिर से जनता कुछ अलग फैसला करे। तो ये जो 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे, खासतौर पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 3 राज्यों की बात करूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि हिंदी बेल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इनके नतीजे भी बहुत असर डालेंगे, ये कहना है। हालांकि प्रधानमंत्री, जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चेहरे का चुनाव करते हैं तो उस दौरान आपके दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव करते वक्त अलग कॉन्सेप्ट होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हुए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। और जनता बड़ी समझदार है, उसे पता है कि वो किसको चुन रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुन रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुन रही है। लेकिन जिस तरीके से G20 की सफलता हुई, जिस तरीके से अलग अलग फैसले, बड़े फैसले यहाँ पर मोदी सरकार ने लिए, उस बाबत बीजेपी आश्वस्त है कि जो एक तरीके से जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन सियासी गणित को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। चूँकि अभी जो घोसी उपचुनाव हुआ, हालांकि इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे, चाहे आप आजमगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप रामपुर की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे कमल खिला। बीजेपी बड़ी खुश रही, बड़ी प्रसन्न रही कि भाई देखिए इन सीटों पर भी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर कमल खिला, भगवान में उस सीट को रंगा। लेकिन फिर जब घोसी उपचुनाव हुआ तो उस दौरान आंखें खुली कि जो ये गठबंधन हुआ है इंडिया, ये समस्या खड़ी कर सकता है। और उस समस्या से निपटने के लिए ही अब अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके से जो बीजेपी है, चाहे वो अलग अलग राज्य हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र की सरकार की तरफ से हो, चाहे वो यूपी सरकार की तरफ से हो, कोशिश यही हो रही है कि किस तरीके से महिलाओं को जोड़ा जाए। इसी के चलते ही आज बुलंदशहर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर जब वो पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने बड़े ऐलान किए, उज्ज्वला योजना का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो इस दिवाली पर हम बाकायदा महिलाओं को 1 सिलेंडर एलपीजी का फ्री देंगे, दिवाली तोहफा समझ लीजिए। तो ये भी है। और उसके अलावा जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था, और उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए पिछली भी सरकारें नहीं, लेकिन विकास उतना हुआ नहीं जितना को होना चाहिए। आज भी मारूफ अली साहब ने हमारे साथ, शुक्रिया हाजी साहब। और तो उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें रही वो उतना बदलाव नहीं कर पाई हैं जितना इन 2017 के बाद से यूपी में हुआ और 2014 के बाद से पूरे देश में हुआ है। तस्वीर बदली है, ये कहना रहा है बीजेपी का। तो यही कारण है कि अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। बुलंदशहर पहुंचे तो वहां पर शक्तिमान सम्मेलन के दौरान महिलाओं को साथते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है, यूपी सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए कदम उठा रही है। वो समझती है कि आखिर महिलाओं की क्या जरूरत है, सुरक्षा उनकी ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति मजबूत करना उनकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ गाँव देहात में जो महिलाएँ हैं, जो आज भी घूंघट के अंदर हैं, उनको किस तरीके से अब मुख्य धारा से जोड़ना है, उस बाबत योगी सरकार प्रयास करने में जुटी है। अलग अलग मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं। वहीं हापुड़ की बात कर लीजिए, जब अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में पहुंचे सीएम, तो वहां पर भी उन्होंने बाकायदा कहा कि जो ओबीसी वर्ग है उसके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ है, और जो दूसरे सियासी दल रहे वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरीके से धोखा देने का काम किया उन्होंने। तो ये 2 दौरे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के। और इस 7 बजे जब हम और आप मुखातिब होंगे, जब और भी अलग अलग सियासी दलों के प्रवक्ता हमारे साथ बैठेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो जो दाव योगी आदित्यनाथ इस वक्त अलग अलग दौरों के चलते, अलग अलग आयोजनों के चलते, मंचों के चलते साथ चल रहे हैं, उसका असर है। और सियासी दलों के पास, दूसरे विपक्षी दल, उनके पास तोड़ क्या है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर विपक्षी दल जो है वो बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं, और उसी का तोड़, क्योंकि इस पे स्टैंड भी बीजेपी साफ नहीं कर पाई है, करवाना चाह रहे, नहीं करवाना चाह रहे। ऐसे में एक मजबूत हथियार है विपक्ष के पास जातिगत जनगणना, जो कि बिहार में होने के बाद तो और ज़्यादा दबाव बन जाता है। तो इसका कैसे
काट निकालें, ये बीजेपी के लिए भी एक समस्या है। और यही कारण है कि बातचीत करके, संवाद करके, अलग अलग मंचों से, अलग अलग खेमों में पहुंच बनाकर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो मिलेगा मेरे साथ 7 बजे, और 7 बजे देखते हैं कि अलग अलग सियासी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।